चलो बैठो जल्दी से। हाँ, कल देखो, हमने कल देखा था बेटा एटॉमिक वेट क्या होता है। उससे उसके बाद में हमने देखा था कि मॉलिक्यूल का वेट जो है वो कैसे निकालते हैं, जिसे हम मॉलिकुलर वेट कहते हैं, और मॉलिकुलर वेट पर से वेपर डेंसिटी कैसे होगी, कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में कर चुके हैं। दोबारा से बताऊंगा। मैंने आपको 8-10 एग्जाम्पल भी दिए थे ग्रुप पे, मैंने होमवर्क के तौर पे आपको 8-10 एग्जाम्पल दिए थे। सिर्फ आपको उसका क्या कैलकुलेट करना था, मॉलिकुलर वेट। तो आपने निकाला होगा मॉलिकुलर वेट, निकाला है ना सबने? जो बच्चे कल थे बेटा उन्होंने मॉलिकुलर वेट निकाला है, आया निकालते हुए? क्या किसी में कोई डिफिकल्टी है आपको? अगर डिफिकल्टी हो तो बोलिए, मैं बोर्ड पे निकाल के बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने ये बोला था आपको, देखो अगर मॉलिकुलर वेट अगर समझ में आता है बेटा आपको, तो वेपर डेंसिटी समझ में आती है। वेपर डेंसिटी समझ में आएगी या मॉलिकुलर वेट समझ में आएगा, तो आपको मोल समझ में आएगा कि मोल किसे कहते हैं। मैंने आपको 7 फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी, उसमें से एक फिजिकल क्वांटिटी थी मोल, थी ना? मोल, मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन करती है। जैसे मैंने बताया था आपको, पहली फिजिकल क्वांटिटी दैट इज लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर, होता है कि नहीं होता है? टाइम, सेकंड, देखा था कि नहीं देखा था? इस तरीके से भी था। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? दैट इज मोल होता है। बोला था मैंने आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल। ये कल के लेक्चर में मैं इससे पहले भी बता चुका हूं आपको, आज दोबारा से बताऊंगा। बेटा जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा 5 मिनट में बता देता हूं, चाहे उन्हें समझ में आए या ना समझ में आए। मतलब बेटा एक दिन में नहीं समझ में आता, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है? ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब ये मैं पढ़ा चुका हूं तो थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूं उसे, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, आपको समझ में आ जाएगा कोशिश करोगे तो, ठीक है? नहीं तो फिर ग्रुप पे क्या है, जो लेक्चर हो रहे हैं वो लेक्चर अपलोड कर भी रहा हूं साइमल्टेनियसली, तो आप उसे देख सकते हो, ठीक है? तो इधर देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमने बोला था कि एटॉमिक मास क्या होता है। जैसा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हेलियम का कितना होता है बेटा? 4 होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है? यूनिटलेस एंड दी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक। नेक्स्ट बोला था यहाँ पे कार्बन, कार्बन का कितना होता है? 12। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन दैट इज 14, देन आएगा ऑक्सीजन, देन क्या बोला था बेटा यहाँ पे? सोडियम बोला था। क्या बोला था? सोडियम। सोडियम का कितना था? 23 था। देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का था 24। देन एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, और देन क्या आएगा? क्लोरीन कितना था? 35.5, ठीक है? इस तरीके से कुछ एटम्स के एटॉमिक वेट थे। इस पर से आपको मैंने बताया था बेटा कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं, एटम्स क्या होते हैं? कंबाइन। इधर देखिए, हमने देखा था कि जो एटम्स जो है वो कंबाइन होके क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल। क्या बना देंगे? मॉलिक्यूल। और ये जो मॉलिक्यूल्स है, जिस तरीके से हमने बोला है कि ये जो एटम है बेटा, इधर देखिए आप, ये जो एटम है, इन एटम को होता है एटॉमिक मास। क्या होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास बोलिए, या फिर उसे हम एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। मास इज आल्सो कॉल्ड एज वेट, मास इज आल्सो कॉल्ड एज वेट। ज्यादा कुछ सोचने वाली डिफिकल्ट बात नहीं है बेटा, एकदम छोटी छोटी बातें हैं और आसान चीजें हैं, ठीक है? थोड़ा जल्दी आया करो रे, और ऊपर का शर्ट बटन लगाओ ऊपर का, ठीक है? नेक्स्ट बेटा यहां पे देख लीजिए, नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स। एटम जब कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे बेटा? मॉलिक्यूल बनेंगे। और तो मॉलिक्यूल को क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल को क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट। अब किसी भी मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उन एटम की एटॉमिक वेट की समेशन कर दोगे आप, तो क्या बन जाएगा बेटा? मॉलिक्यूलर मास। दोबारा से सुनो, एटम जब कंबाइन होंगे, एक एटम, दो एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम जब कंबाइन होंगे और एक मॉलिक्यूल बना देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो आप, इधर देखो बेटा, आराम से बताता हूं आपको। जैसे मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोजन के 2 एटम्स लिए। देखिए आप, हाइड्रोजन के कितने एटम्स लिए? 2। अब यहां पे देखो, यहां पे मैंने ऑक्सीजन प्लस क्या लिया? प्लस लिया ऑक्सीजन। प्लस क्या ले लिया यहां पे? ऑक्सीजन। इधर देखिए आप, ये ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। आपको पता है हाइड्रोजन बेटा H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है एनवायरमेंट में, वो एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो, ऑक्सीजन भी ऐसे एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं है। वो भी कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में, ठीक है? थोड़ा इससे पहले की बात बता देता हूं आपको। इधर देखिए आप, इससे पहले की अगर बात करें हम तो कैसा होगा? चलिए, हमने यहां पे बेटा 2 हाइड्रोजन ले लिए। कितने हाइड्रोजन लिए हैं? 2 हाइड्रोजन। ये देखो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 2 हाइड्रोजन के एटम है, और प्लस ले लिया हमने 1 ऑक्सीजन का एटम। 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है।
मिलके यहां पे बन गया H2O। क्या बन गया बेटा? H2O। तो ये क्या है बोलो? ये क्या है? यहां पे एटम्स है। देखो दिख रहा है आपको साफ साफ, दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ये 3 एटम्स है टोटल, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। 3 एटम कंबाइन हुए और वाटर का एक मॉलिक्यूल बन गया। वाटर का क्या बन गया बेटा? एक मॉलिक्यूल। अरे समझ में आया या नहीं आया? आपको बात समझ में आ रही है ना कि वाटर का क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल। तो दिख रहा है आपको कि एटम जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बना देते हैं। एटम जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल। तो एटम का जो वेट होता है वो होता है एटॉमिक वेट, जैसा कि हाइड्रोजन का लिखा है, ऑक्सीजन का भी लिखा है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, मुझे अगर इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, जिस तरीके से एटम का एटॉमिक मास होता है, तो मॉलिक्यूल का क्या होगा बेटे? मॉलिक्यूलर मास। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास। अब सवाल यह है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? वाटर का। अगर वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, इधर देखिए आप, ये है बेटा दैट इज H2O। H2O को क्या कहते हैं? वाटर। अच्छे से पता है आपको क्या काम में आता है वाटर, तो ठीक है। अब वाटर में देख लीजिए आप, आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। इसे हम ऐसे लिखेंगे, पहले देखो इस वाटर में हाइड्रोजन है बेटा और क्या है? ऑक्सीजन है। और कोई तीसरे टाइप का एटम है क्या? यहाँ पे नहीं है। अब हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। क्लियर है? और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना है बेटा? 16, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, और ये 16 1 जा कितना हो जाएगा? 16। समझ में आ रहा है ना? इतना तो करते आएगा आपको कि हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 लिखे हमने और उसको उसके एटॉमिक वेट से क्या किया बेटा? मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन के एटॉमिक वेट से उसको क्या किया हमने? मल्टीप्लाई किया। अब इनकी जो दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है, इनकी करना है एडिशन। तो ये क्या हो जाएगा? 18। ये क्या हो जाएगा? 18। सो देयरफॉर 18 इज अ मॉलिक्यूलर वेट। क्या हो जाएगा बोलो? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 18। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बस इतनी सी बात है कि आपको एटम के एटॉमिक वेट लर्न चाहिए। ये देखिए यहां पे मैंने 10-12 लिखा है, तो ये अगर आपको एटम के एटॉमिक वेट लर्न है बेटा, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हो। कैसे? जितने उसके अंदर एटम है, उसको उन एटम को उसके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करो और उनकी सबकी क्या कर दो? उनको सबको जोड़ दो, उनकी सबकी एडिशन कर दो। तो जो कोई भी आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। उसे ही कहते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने? नेक्स्ट बोला था वेपर डेंसिटी। क्या बोला था बेटा? वेपर डेंसिटी। कैसे निकालते हैं वेपर डेंसिटी? जरा बताइए मुझे, कौन बताएगा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है? तो वेपर डेंसिटी विच इज इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या होता है बेटा? 2 अपॉन क्या होता है? 2। मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर का? 18। डिवाइड कर दो उसको 2 से, तो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी। सिंपल है। मैंने बोला था वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन दी मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो 2 आया है ये मास है किसका? हाइड्रोजन का नहीं है बेटा, हाइड्रोजन गैस का है। क्योंकि एक जो हाइड्रोजन है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में। तो एक H2 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। तो उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगी? वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी। क्लियर है बात? देखो कल मैंने कुछ एग्जांपल बताया था, बस 1-2 एग्जांपल अभी डिस्कस कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है? देखो हमने बताया था यहां पे MgOH/2 था, यहां पे MgOH/2। इधर देखिए बेटा, कल मैंने आपको पूछा था कि इस MgOH/2 इसे कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो Mg को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम। और OH को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड। जैसे इधर देखो आप, इससे पहले ये देख लीजिए आप, इससे पहले ये है NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। Na को क्या कहते हैं बोलो? सोडियम। और OH को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोलेंगे इसे? बोलो बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोलना पड़ेगा रे, आप बोलना पड़ेगा, देखने के लिए नहीं आया यहाँ पे, और इधर ध्यान भी देना पड़ेगा। ठीक है? ये NaOH है, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, अगर मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो पहले तो आपने क्या करना है? इसमें सबसे पहली बात है, इसमें सोडियम है कितने हैं रे? सोडियम 1 है। दूसरी बात ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन भी कितने हैं? 1। और कुछ है क्या? ये सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई चौथा एलिमेंट है इसमें?
नहीं ना। तो अब क्या करना है, एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना है बेटा 23, तो मल्टीप्लाई कर दो 23 से। एक ऑक्सीजन का कितना है 16, एक हाइड्रोजन का कितना है 1, तो यहां पे कितना हो जाएगा 23, यहां पे हो जाएगा 16, यहां पे हो जाएगा 1, यहां पे क्या हो जाएगा 1। देखो ये 23 और 1 24, 24 और 16 कितने होते हैं 40। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कितना मॉलिक्यूलर मास आ गया सोडियम NaOH का 4D। आया सबको समझ में आ रहा है ना? अरे बेटा जो बच्चे कल थे बेटा उनकी बात बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं थोड़ा सा धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। तो यहां पे NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालते आएगा आपको, कितना हो जाएगा बेटा 4D। अगर हाँ NaOH की वेपर डेंसिटी निकालनी है तो बोलो क्या होगा बेटा 40/2 विच इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी रे 20। समझ में आ रहा है ना? मॉलिक्यूलर वेट जो आता है, मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा वेपर डेंसिटी। बाद में पढ़ेंगे ना कि वेपर डेंसिटी होती क्या है, तो पहले बस समझ लीजिए कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, इन दो चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए पहले, ठीक है। एक एग्जांपल कल का डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखिए बेटा, ये है मेरे पास में MgOH होल ट्वाइस। यहां पे देखो ये है MgOH/2, MgOH/2। इधर देखो रे MgOH/2, और इस MgOH/2 को कहते हैं मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे बेटा बोलो? बताता हूं आपको इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। इधर देखिए आप, मैं पूछूंगा आपसे बाद में। सो दैट इज MgOH/2। इस MgOH/2 को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं बेटा बोलो इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? MgOH/2 को, MgOH/2 विच इज आल्सो कॉल्ड एज दी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज भी सुन लीजिए, इट इज यूज एज एंटासिड। इट इज यूज एज एंटासिड। ये किसके तौर पे काम करता है बेटा? एंटासिड के तौर पे काम करता है। किसे कहते हैं रे एंटासिड? जरा बताइए मुझे एंटासिड किसे कहते हैं? व्हाट इज एंटासिड? एंटासिड किसे कहते हैं पता है क्या आपको? किसे कहेंगे हम एंटासिड? तो अरे पता है क्या एंटासिड किसको कहते? तो आपको पता है इनडाइजेशन की वजह से, कंस्टिपेशन की वजह से एसिडिटी होती है ना? एसिडिटी जो ह्यूमन बीइंग में एसिडिटी होती है तो क्या होता है? हार्ट बर्न होता है, इनडाइजेशन होता है। समझ में आ रहा है ना? तो वो जो है वो एसिडिटी के सिम्टम है। मतलब जो बॉडी के अंदर जो स्टमक में जो एसिड होता है उसका एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है। के अंदर जो स्टमक है बेटा, स्टमक में अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाएगा किसका? एसिड का, उसके वजह से क्या होता है? हार्ट बर्न होता है, सोअर थ्रॉट हो जाता है, होता है ना? जो थ्रॉट जो है वो सोअर होता है कि नहीं होता है? कंस्टिपेशन होता है उसकी वजह से, तो उसे कहते हैं हम दैट इज एसिडिटी। क्या बोलते हैं? एसिडिटी। और जिन लोगों को एसिडिटी होती है फिर वो क्या करते हैं? जेलुसिल की टैबलेट लेते हैं। जेलुसिल सुना होगा ना आपने? जेलुसिल सुना है ना? जेलुसिल पिंक कलर की गोली आती है या पिंक कलर की सायरप आती है, जेलुसिल सायरप भी लेते हैं। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है वो। क्या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट क्या होता है? जब बॉडी के अंदर स्टमक में बेटा एक्सेसिव एसिड का सिक्रेशन हो जाएगा, उसकी लेवल बढ़ जाएगी, तो उसके वजह से हार्ट बर्न या सोअर थ्रॉट होता है। तो वो क्या करता है? जो एंटासिड हम जो खाता है, एंटासिड क्या करता है? उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसकी जो तासीर है उसको कम कर देता है। समझ में आ रहा है क्या? तो एंटासिड क्या होगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा। एंटा का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब क्या होता है? अपोजिट। जो एसिड के अपोजिट काम करे, जो एसिड के विरुद्ध काम करे बेटा उसे बोलते हैं एंटासिड। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो एसिडिटी को कम करे उसे क्या बोलेंगे आप? एंटासिड। ये तो समझ में आता है ना कि एसिडिटी होती है करके? आपको होती है क्या? नहीं होती है ना? अच्छी बात है बेटा, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, मतलब एंटासिड लेने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है बार बार, तो वो एंटासिड लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के हो सकते हैं वो। तो वो एंटासिड क्या करता है? एक्सेस ऑफ एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज कर देगा तो उससे आपको रिलीफ मिलेगी। किससे? इनडाइजेशन से, कंस्टिपेशन से, सोअर थ्रॉट से। क्या हो जाएगा? आपको पता है उससे क्या मिलेगी? रिलीफ मिलेंगी। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के खिलाफ काम करते हैं, एसिड के अपोजिट काम करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एंटासिड। तो यहां पे एक बात ध्यान में रहेगी कि MgOH/2 को हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? एंटासिड है। एक अच्छा एंटासिड है। पूछा गया एग्जाम में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहां पे यूज होता है? इट इज यूज एज एंटासिड। जैसे कि मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जिसे हम जेलुसिल कहते हैं,
जो जेलुसिल आपको अच्छे से पता है, सब लोगों को पता होता है जेलुसिल क्या होता है, जैसे डिस्प्रिन सबको पता होता है, जेलुसिल भी सबको पता होता है, ठीक है। नहीं पता हो तो अब तो समझ में आ गया ना कि जेलुसिल क्या है, एंटासिड है। लाइक दैट उसी तरीके से MgOH/2 भी क्या हो जाएगा, एंटासिड हो जाएगा। तो एक बात देखिए यहां पे, अब ये जो एंटासिड है हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें सबसे पहले तो देखो मैग्नीशियम है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, हाइड्रोजन है। और कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं ना। मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम कितने बेटा, एक है। चलो ऑक्सीजन बताओ कितने हैं। अरे ये जो पूरा जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को 2 है, मल्टीप्लाइड है ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 है बेटा, ये पूरे ब्रैकेट को क्या है, मल्टीप्लाइड है। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2। एक मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है रे, 24। एक ऑक्सीजन का कितना है बोलो जरा, 16। और एक हाइड्रोजन का कितना है, 1। तो 24 हो गया यहां पे, और ये कितना हो गया, 32 हो गया, और ये कितना हो गया बेटा, 2 हो गया। जोड़ो वाला इसे, ये हो गए 8 और ये 5, कितने हो गए, 5 ही हो गए ना। तो ये होगा 58। क्या हो जाएगा, 58। तो 58 क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, MgOH/2 का। अरे समझ में आ रहा है कि पीछे वालों को कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। अगर आपको एटॉमिक मास पता है तो आप मॉलिक्यूलर मास क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जितने भी एक मॉलिक्यूल में जितने भी बेटा एटम्स होंगे, उनके एटम को उनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करना है, और जो एटॉमिक वेट आएगा उसको उनकी क्या कर देनी है, समेशन। समेशन करने के बाद में जो कोई भी वेट आएगा बेटा, वो किसका वेट आ जाएगा, मॉलिक्यूल का आ जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे आप, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास। क्या एक दो एग्जांपल और बता दूं, और बता दिया जाए या बड़े आगे बता दूं क्या बेटा, जिसको नहीं समझ में आया होगा उसके लिए और एक आधा एग्जांपल बता दूं क्या। जो बच्चे नए हैं उनके लिए भी बेटा चलिए थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपको कि मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। इधर देखिए, अब बेटा हिंदी में सुनो, इधर देखिए आप, हमने बोला है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। जैसे हमने यहां पे क्या ले लिया, इधर देखिए बेटा, हमने जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ले लिया कोई कंपाउंड, ये है मेरे पास में CH3 बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब ये जो CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 है, इसे बोलते हैं डायमिथिल ईथर। क्या बोलते हैं इसे, डायमिथिल ईथर। नहीं भी रहा दिमाग में तो कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात ध्यान में रख लीजिए कि CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 कोई कंपाउंड है, जिसमें सबसे पहली बात देखो, इसमें सबसे पहली बात तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और कोई है क्या, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई और एटम्स है, नहीं है। बोलो बोला कार्बन कितने हैं, तो 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, गिनती तो आती है ना बेटा, ये 3 और ये 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12। एक हाइड्रोजन का कितना है, 1। एक ऑक्सीजन का कितना है, ये 12 2 जा 24, यहां पे आ गया 6, यहां पे आ गया 16, ये हो गया टोटल 16, और ये आ गया 1, तो ये आ गया 46। ये कितना आ गया, 46। समझ में आ रहा है ना रे। ऐसे निकालेंगे आप मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, ये ईथर का, जो डायमिथिल ईथर है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 46। क्या हो जाएगा, 46। आया सबको समझ में, मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया इसका, 46 हो गया। वेपर डेंसिटी 23, आधी हो जाएगी ना वेपर डेंसिटी। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आ जाए। इधर देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे देखिए, हमने क्या किया है, कोई भी एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि ये वाला। इधर देखिए आप, ये हो गया CH3, ये बॉन्ड C है, ऊपर डबल बॉन्ड O है, और सामने बॉन्ड यहां पे लिख दिया हमने C2H5। क्या लिख दिया, C2H5। कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, रैंडम सा कोई भी कंपाउंड जो दिमाग में आ रहा है वो बता रहा हूं आपको। एक कंपाउंड ले लिया, बस इसमें आपको इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पहली बात तो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इतना तो लिखते आएगा ना आपको। याच्यामध्ये कार्बन आहेत, हायड्रोजन आहे आणि काय आहे, ऑक्सिजन। अजून कोणता तिसरा चौथा एलिमेंट आहे का रे, नाही आहे। आता याच्यामध्ये कार्बन किती आहे मोजा बरं तुम्ही, 1 आणि हे 2 किती झाले, 3। टोटल कार्बन किती आहे, 3। हायड्रोजन 3 आणि 5 किती आहेत बेटा, 8 हायड्रोजन आहे तिथं। किती हायड्रोजन आहे, 8 हायड्रोजन। आणि ऑक्सिजन किती आहे, कार्बन 4 आहे ना रे याच्यामध्ये, कार्बन 4 है बेटा, ठीक है। कार्बन तो टोटल 4 है, कार्बन बेटा 4 है। देखो दिख रहा है आपको, ये 2 और ये 2 दिख रहा है ना, 2 और 2 4। हाइड्रोजन कितने हैं, 8, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 1 है। एक कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है, 12। एक हाइड्रोजन का कितना है, 1। एक ऑक्सीजन का कितना है, ये कितना हो गया रे, 48 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 48। ये कितना हो गया, 8। ये कितना हो गया, 16। जोड़ो वाला कितना होता है, तो 72। कितना हो जाएगा, 72। तो इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया, 72।
अरे आएगा ना, अरे कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है यार, गिनती तो करनी है आपको। सिर्फ प्रॉब्लम कहां पे पता है, सिर्फ आपको एटॉमिक वेट लर्न होनी चाहिए, जो मैंने पहले स्लाइड पे लिखे, जो पहले स्लाइड पे जितने 12-13 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक वेट लिखे हैं, अगर आपने उतने लर्न कर लिए बेटा, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे आप, तो क्या आ जाएगी आपके पास, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेपर डेंसिटी। बड़े आगे अभी क्लियर है सबको? किसको समझ में नहीं आया रे? अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं और बता सकता हूं, ठीक है? आ गया सबको समझ में? इधर बेटा जबरदस्ती नहीं बोलना है, नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से बोलना, नहीं समझ में आया सर मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, ठीक है? आप उसी के लिए यहाँ पे आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ ले, यार समझ में आओ या ना आओ चलो उठ के फिर यहाँ से, ऐसा नहीं करना है, ठीक है बेटा? आप उसके लिए पे कर रहे हो, आप इस बात की थोड़ा सा कदर कीजिए। हम जिस बात के लिए पे करते हैं तो वो चीजें हमें आनी ही चाहिए, चाहे हमें उसके लिए कितना भी एफर्ट क्यों ना करना पड़े। तो अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल पूछिए आप, ठीक है? अब सवाल है नेक्स्ट देख लीजिए। अब बात करते हैं हम कि हमने जो एटॉमिक वेट बोला है या एटॉमिक मास बोला है, एटॉमिक मास बोला है या फिर क्या बोला है बेटा, एटॉमिक वेट। पीछे वालों को नजर आ रहा है ना? पीछे वालों को बेटा नजर आ रहा है ये कि बड़ा कर दूं थोड़ा सा? नहीं ना, बड़ा करने की जरूरत हो तो बड़ा कर सकते हैं अपन उसको, ठीक है? लेकिन कोशिश ये करना है कि अगर सामने की चेयर अगर खाली है तो बेटा सामने बैठा करो, पीछे मत बैठा करो। बालकनी में बैठना नहीं वहां पे, ठीक है? अपन कोई मूवी नहीं देख रहे कि पीछे बैठ के आराम से देखेंगे करके, ठीक है? चलिए इधर देखिए आप, ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पहले तो बोला कि एटॉमिक मास जो है उसका कोई यूनिट नहीं है, उसका कोई डायमेंशन नहीं है। ना तो यूनिट है बेटा, ना तो कोई डायमेंशन है, मतलब यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन आपको पता है, मैं ये भी बता चुका हूं कि एटॉमिक वेट को बेटा मेजर किया जाता है या तो किसमें, एएमयू में, या तो फिर किसमें मेजर करते बेटा उसे, ग्राम में, या तो ग्राम में। एएमयू तो पता है आपको, एटॉमिक मास यूनिट, या एटॉमिक मास यूनिट को ही हम क्या कहते हैं, यू कहते हैं। यू मतलब यूनिफाइड मास, तो लिख दूं यहां पे यूनिफाइड मास, या बेटा आप यहां पे यूनिफाइड मास की जगह पे आप डाल्टन भी लिख सकते हो। ये बात ध्यान रख ली, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सारी बातें बता रहा हूं आपको, एनसीईआरटी से ही पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने में होता क्या है, बोर्ड तो आपका कवर हो ही जाता है, लेकिन एनसीईआरटी भी पूरी पूरी कवर हो जाती है। ऐसा नहीं कि फिर बोर्ड में आप देखोगे बोर्ड की जो लेवल है ना केमिस्ट्री की, वो यहाँ पे इतनी लेवल है, मतलब डिफिकल्टी लेवल बोलेंगे आप यहां से, जमीनी स्तर से ये यहां से कितनी है, तो अपन एनसीईआरटी पूरा लेते हैं बेटा, तो बोर्ड उसमें आ जाता है। कहीं भी मुझे लगता है कि ये बोर्ड में पूछा जाता है तो मैं बताते चलूंगा आपको कि बेटा ये बोर्ड में पूछा जाता है, ये सीईटी में पूछा जाता है, ये नीट में पूछा जाता है, ये जेईई में पूछा जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री और फिजिक्स नीट में भी है, और जो जिनका बायोलॉजी ग्रुप है उनको भी है, जिनका मैथमेटिक्स ग्रुप है उनको भी है, और जिनको दोनों भी है उनको भी है केमिस्ट्री, है ना? तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा कसरत होती है बोलने में, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं बिल्कुल हर साल बोलता हूं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपके लिए बोलूंगा नहीं करके, बिल्कुल बोलूंगा, ठीक है? तो ये सारी बातें बेटा एनसीईआरटी लेवल से होती है। अकॉर्ड में देखा जाएगा ना आप, तो एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ाता है, किसी से भी पूछ लीजिए आप पढ़ाता है क्या, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए हमको खुद को पढ़ना पड़ता है। मैं टोटल एक्चुअली मैं 12 साल से पढ़ाता हूँ बेटा, 2011 से, जब मैं बीएससी पार्ट 2 में था तब से पढ़ाता हूँ। तो जो एनसीईआरटी लेवल है उसको पढ़ाने के लिए हमें खुद पढ़ना पड़ता है। अगर मुझे 1 घंटा पढ़ाना है आपको, मैं 12 साल से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिना पढ़ के पढ़ा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। मुझे 2 घंटे पढ़ाना है तो 2 घंटे पढ़ना पड़ता है पहले, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत की वजह से बेटा ये रिजल्ट आते हैं जो आप देख रहे हो। देखा होगा आपने कि केमिस्ट्री में नीट में सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको 166 अबाउट आउट ऑफ 180, तो ये इस वजह से आते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। अभी तो आपकी शुरुआत है, आप देखेंगे कि कितनी प्रैक्टिस होगी आपके क्वेश्चंस की, कितनी लगातार, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि जो खुद होके करते हैं, और कुछ बच्चों को बेटा जबरदस्ती कराना पड़ता है। समझ में आ रही ना बातें? हम तो कोशिश ये करते हैं बेटा कि बच्चों को जो निवाला है ना, निवाला समझता है ना खाने का, बेटा इधर देखो आप, खाने का जो निवाला होता है वो तो यहां तक ले आते हैं, बस उनको चबाने की जरूरत है, मुंह में डालने की जरूरत है, चबाने की जरूरत है। अगर वो नहीं चबा रहा, उसके गले से नहीं उतर रहा, तो पीछे से भुक्का भी मारते हैं उसको नीचे उतरने के लिए, ऐसा भी करते हैं, ठीक है? तो इधर देखिए बेटा, चलिए मजाक की बात थी, मारा झूड़ी नहीं होती है बेटा, बिल्कुल भी। अगर अच्छे से आप बिहेव करेंगे तो बिल्कुल आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। चलिए इधर देखिए, दैट इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लेते हैं एएमयू में, या फिर यू में, या फिर क्या होता है बेटा डाल्टन में, या फिर किस में लेते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं। क्लियर है? इन दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं। अगर किसी एटम का एटॉमिक मास, किसी एटम का एटॉमिक मास अगर ग्राम में है तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, और किसी एटम का एटॉमिक मास अगर किसमें बेटा एएमयू में है तो उसका मतलब अलग अलग हो जाएगा। मैं सिर्फ मतलब बताता हूं, कैसे आया वो बाद में बात करते हैं। इधर देखिए,
अगर मान लीजिए, देखो पहले क्या हुआ था, थोड़ी सी स्टोरी है, केमिस्ट्री में स्टोरी वगैरह कम होती है, बायोलॉजी में वगैरह होता है स्टोरिया वगैरह। तो इधर देखो बेटा, तो 1961 से पहले क्या हुआ था, 1961 से पहले क्या हुआ, जो एटम्स थे, एटम बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा तो होता नहीं है, मास बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। लेकिन अभी के वक्त में छोटे से छोटे मास को मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में एपरेटस है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, पहले 1961 से पहले नहीं था। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? एटम जो है बेटा बहुत छोटा होता है, उसका मास निकालना क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। पहले तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, अभी जो है हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में अभी इक्विपमेंट है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से कितने से छोटा मास आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। आप जैसे सुनार के पास जाते हो कि नहीं जाते हो, कोई भी गोल्ड वगैरह खरीदने के लिए, तो वो जो मास होता है मिलीग्राम में, ग्राम में होता है कि नहीं होता? कितना छोटा सा उनका जो होता है बैलेंस वगैरह होता है, वो छोटे से छोटे को क्या करता है, काउंट करता है या मेजर करता है। लेकिन एटम्स तो उससे भी कहीं छोटा है ना, एटम्स को आप देख भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है एटम्स। मैंने क्या बोला था आपको, अगर आप एक कॉपर की शीट लोगे और उसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखोगे 23 टाइम्स, 23 मतलब 23x, 23x रिजोल्यूशन पे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे नजर आएगा। फॉर एग्जांपल एक हमने प्लेट ले ली और उस प्लेट के ऊपर पीछे से हमने क्या किया, इस साइड में आपको मेटालिक प्लेट ली बेटा, मेटालिक प्लेट पे अगर मैं इधर से इस तरीके से, कैसा सरफेस हो जाएगा, खुरदुरा सरफेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो खुरदुरा जो सरफेस दिखेगा ना आपको, उसके जो उसके ऊपर जो नोके दिखेंगे उसके ऊपर, अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? क्या होता है, मुझे थोड़ा सा उस स्टोरिया वगैरह में बोलने में थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, बस पढ़ाने का ज्यादा बात करते हैं। तो होता क्या है, जो आपके पास में जो प्लेट है, वो प्लेट को हमने क्या कर दिया, छन्नी हथौड़े से या छोटे छोटे किलो से हमने उसे ठोक दिया, तो ऊपर से कैसे नोके आ जाएगी ना उसके ऊपर। तो वो जो नोके है ना, वो जो नोकों वाली जो प्लेट नजर आ रही है आपको, वैसे नजर आती है कॉपर की प्लेट इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अंडर 23x रेजोल्यूशंस पे। तो वो जो नोके होती है ना, वो नोके एटम्स होती है, वो नोके क्या होती है, एटम। जब देखोगे आप, मतलब मैंने कॉपर की जो प्लेट नहीं ली, पहले कॉपर की प्लेट ली क्या, अरे यार मैं ये बता रहा हूं आपको कि अगर हमने एक प्लेट ली ऐसे और इसको हमने ठोक ठाक किया इस तरीके से, इसके ऊपर नोके होगी ना, ऐसे नोके आएगी ना। लेकिन अब हमने कॉपर की शीट ली, अब उस कॉपर की प्लेट को हमने ठोक ठाक नहीं किया, अब उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो नोके की तरह दिखेंगे एटम्स। ये एटम ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कुछ होता है कि एटम गोल होगा, ऐसे कुछ नहीं होता एटम गोल गाल। वो लोग बोलते हैं कि गोल स्पेरिकल होगा एटम, नहीं, हमने मानते हैं मुंह से कि वो गोल है। जैसे कि हार्ट बोलते हैं ना, पान की पत्ते की तरह होता है ऐसे, अरे हार्ट कैसे होता है, पान की पत्ते की तरह मानते हैं ना हम ऐसे, तो हार्ट ऐसा होता है कि एक्चुअल में नहीं, ये तो हमारी सोच है बस कि हार्ट ऐसे होता है करके बोल देते हैं हार्ट ऐसे, लेकिन हार्ट एक्चुअल में ऐसे होता है क्या, नहीं। तो एटम भी ऐसे नहीं होता है स्पेरिकल, वो कुछ ऐसे नजर आता है डॉट की तरह, इतना छोटा होता है कि जो आंखों से तो देख ही नहीं सकते हम, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पे हमें कुछ ऐसे डॉट नजर आएंगे जब हम 23 रिजोल्यूशन पे उसे देखेंगे। क्लियर है बात, आया सबको समझ में? तो मुझे बताइए इस एटम का एटॉमिक वेट आप कैसे लोगे आप, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा वेट लेना? अरे इतने छोटे पार्टिकल का एटॉमिक मास निकालना या एटॉमिक वेट लेना बड़ा डिफिकल्ट होगा ना। आपका वेट होगा, जो कोई भी होगा 46 केजी होगा, 50 केजी होगा, 70 केजी होगा, निकाल सकते हैं। लेकिन एटम बहुत इतना सा छोटा से छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो उसका वेट निकालना क्या था, इम्पॉसिबल था या डिफिकल्ट था। तो पहले 1961 से पहले कैसे लेते थे फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट कैसे लिया जाता था? तो किसी का रेफरेंस लेके, किसी एलिमेंट का रेफरेंस लिया गया और उसके कंपैरिजन में दूसरे एटम का एटॉमिक वेट को क्या किया गया, डिटरमिन किया गया। देखो आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले जो आप 1 kg का आप वेट लो, 1 kg का वेट, एक रेफरेंस है आपके पास में 1 kg, और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम है। क्या आपको 100% पता है कि वो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम ही होगा करके? नहीं ना, ऐसा है कि एक्यूरेट होगा क्या वो? अरे 1 kg का अगर आपने कोई गोला ले लिया बेटा, चलिए मैं ये फोन ले लेता हूँ 1 kg का, ये 1 kg का है मान लो, तो क्या ये 1000 ग्राम ही होगा क्या? नहीं ना, थोड़ा बहुत 99 हो सकता है, कुछ हो सकता है कि नहीं, लेकिन हमने तो इसे रेफरेंस लेके माना है ना। देखो आप जब आप किराना शॉप पे जाते हो बेटा, आपको शुगर खरीदनी है, नमक खरीदना है, तो वो क्या करता है, 1 किलो का इधर से गोला रखता है ऐसे, और इधर से आपको शुगर मोच के देता है, गिन के देता है कि नहीं देता है? समझ में आ रही है ना बात? मतलब उसने क्या किया, इसका रेफरेंस लेके 1 kg शुगर को गिना है ना। अरे समझ में आया नहीं आया?
और अगर 2 केजी चाहिए तो वो दो 1-1 केजी के ले लेगा और 2 केजी शुगर दे देगा आपको। ऐसे क्या अंदाजन बांध के दे देगा, भर देगा, 4-5 क्या किलो डाल देगा, ऐसे मग से उसके बोरा बांध के दे देगा, लेके जाओ पीठ के ऊपर, हो गए 1 केजी। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, उसके पास में वजन है, वेट है, तो उसका रेफरेंस लेता है। उसका क्या लेता है? रेफरेंस लेता है। तो बेटा ऐसे ही उस वक्त में 1961 से पहले एटम का एटॉमिक वेट निकालना क्या था बेटा? डिफिकल्ट था या इम्पॉसिबल था। तो फिर उस दौर में क्या किया गया? एटम का जो एटॉमिक वेट निकाला गया वो किसी का रेफरेंस लेके निकाला गया। तो रेफरेंस किसका लिया गया? सबसे पहले बात ये आती है, तो रेफरेंस लिया गया हाइड्रोजन का। किसका रेफरेंस लिया गया? हाइड्रोजन का। चलो इसे हटा देता हूं, इससे हटा देता हूं, ये हमारे सिलेबस का पॉइंट नहीं है बेटा, ठीक है, जब आएगा तब बात करेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले रेफरेंस लिया गया किसका? हाइड्रोजन का। देखो मतलब उन्होंने उस वक्त में माना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, और हीलियम का वेट कितना है? 4। मतलब इसका मतलब यह है कि रेफरेंस माना गया किसे? हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बोला गया कि हीलियम का जो मास है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 4 गुना है। अरे समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट माना गया कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक वेट है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कितने हैं? 12 टाइम्स है। 12 टाइम्स है। समझ में आ रहा है? और सिमिलरली हाइड्रोजन के कंपैरिजन में सोडियम का मास कितना हो जाएगा? 23 टाइम्स। ऐसा माना गया एक रेफरेंस लेके। किसका रेफरेंस लिया गया? हाइड्रोजन का। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? 1961 से पहले हाइड्रोजन का रेफरेंस लेके बाकी सब एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिटरमिन किया गया। मतलब बोला गया, यहां से बोला गया कि हीलियम जो है वो 4 टाइम हेवियर है हाइड्रोजन से। ऐसे मतलब होता है ना उसका, हीलियम का जो मास है वो 4 टाइम्स है किसके? हाइड्रोजन के। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि हीलियम इज 4 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। सिमिलरली ऑक्सीजन इज 16 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। सोडियम is 23 times heavier than hydrogen. कार्बन is 12 टाइम। कार्बन इज क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। कार्बन is 12 टाइम heavier than हाइड्रोजन। अरे समझ में आया नहीं आया? अब समझ में आ गया कि रेफरेंस क्या होता है करके। उस वक्त में रेफरेंस लिया गया। अब नेक्स्ट सुनिएगा, पहले तो हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया गया और बाद में क्या हो गया? जब हाइड्रोजन का मास ले रहे थे, हाइड्रोजन का जब मास ले रहे थे तो उसमें कुछ एरर आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। फिर 1961 के बाद में क्या हुआ? उन्होंने बोला है कि अब हाइड्रोजन को रेफरेंस नहीं मानेंगे हम, अब कोई नया एलिमेंट लेंगे जिसको रेफरेंस मानेंगे। तो यहां पे फिर सारे साइंटिस्ट मिलजुल के सब बैठे एक जगह पे, सोचने लगे कि किसको डिसाइड करना है कि कौन रेफरेंस के तौर पे यूज करे, किससे कौन से एलिमेंट को हम रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे टू डिटरमिन द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो फिर सब मिलजुल के एक बात सलाह मशवरा होने के बाद में बेटा डिसाइड हुआ कि कार्बन को यूज करना है एज अ रेफरेंस। किसको यूज करना है? कार्बन को। अब हाइड्रोजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन का पीछा छोड़ देना है। हाइड्रोजन से बहुत सारे एरर आ रहे थे, तो बेटा अब माना गया किसको रेफरेंस? कार्बन को माना गया। किसको माना गया? कार्बन को। अब सवाल यह है कि कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि कार्बन को एज अ रेफरेंस माना जाएगा टू डिटरमिन मास ऑफ अदर। तो सबसे पहली बात यह थी कि कार्बन का एबंडेंस अच्छा था। एबंडेंस समझता है क्या आपको? एबंडेंस मतलब वो इन्वायरमेंट में ज्यादा तादाद में पाया जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया। जो चीजें देखो आपको पता है सबसे ज्यादा आसानी से हमें पानी मिल जाता है, हर जगह कहीं पे भी देखो आपको वाटर मिल जाएगा, इसलिए उसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि नहीं कहते? अब जो चीजें रेयर होगी बेटा, जो मिलेगी नहीं, बड़ी मुश्किल होगी उसको हासिल करने में, तो यूज कर सकते हैं क्या? नहीं ना। जो चीजें आसानी से अवेलेबल होती है उसी क्या करते हैं? रेफरेंस लेते हैं। तो कार्बन आसानी से मिलता है। कार्बन कौन सा है? अब कार्बन जो है, कार्बन के भी 3 भाई बहन है, तो फिर कौन सा कार्बन लेना है उसमें से? अब सवाल ये है, समझ में आ रहा है क्या? पहली बात देखो, मैं बोल रहा हूं कि आपको बात समझ में आ रही है ना। 1961 के बाद में किसे रेफरेंस माना गया? कार्बन 12 को। अब मैं ये बता रहा हूं कि कार्बन 12 को रेफरेंस क्यों माना गया? वाई इधर देखो बेटा, लिख देता हूं यहां पे, ऐसे लिख सकते हैं ना अब इसे। वाई इधर देखिए, वाई कार्बन 12। अब ये 12 क्या भला है, बात करेंगे इसकी। वाई कार्बन 12 यूज एज रेफरेंस। कौन से रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं हम? एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास निकालने के लिए? अदर एलिमेंट का। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट, उस 118 एलिमेंट का बेटा जो एटॉमिक मास निकाला गया है वो किसका रेफरेंस लेके लिया गया है? कार्बन 12। अब कार्बन 12 ही क्यों लिया गया मैं ये बता रहा हूं आपको, क्योंकि कार्बन 12 का सबसे पहली बात कि कार्बन 12 जो है बेटा ये
इसका जो अबंडेंस है, अबंडेंस समझता है क्या आपको? इसकी ये ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। जैसा पता है आपको, अर्थ क्रस्ट में जैसे आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, निकेल पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, लाइक दैट उसी तरीके से बेटा कार्बन भी पाया जाता है। तो कार्बन ज्यादा तादाद में पाया जाता है। कोल माइन पता है ना आपको? पता आहे ना रे? अरे कोळसेच्या खाणी माहिती आहे ना तुम्हाला रे? तिच्यामध्ये काय सापडतो? इकडे तिकडे पाहिलं तो कोळसा आणि डायमंड. डायमंड कमी असतो पण कोळसा जास्त असतो, असतो की नाही? इझिली अवेलेबल आहे कोळसा. तो जो कोळसा आहे ना बेटा तोच आहे तो कार्बन. कार्बन ग्राफाइट, ग्राफाइट माहिती आहे ना? अरे ग्राफाइट तुम्हाला माहिती है, तुमने बचपन में क्या किया होगा? चलिए छोड़िए, बचपन में क्या किया होगा आपने? वो सेल से खेले होगे, जो बैटरी के अंदर सेल होते हैं उसे फोड़ फाड़ तो किया होगा ना आपने, हाथ काले पीले तो किए होगे ना बचपन में? नहीं किए होगे तो एक बार करके देख लेना अभी क्या होता है। तो उसके अंदर एक रॉड होता है, उसके अंदर क्या होता है? रॉड होता है। किसका होता है वो? कार्बन का। ये तो पढ़ा तो होगा ना, नहीं किए होंगे हाथ काले पीले तो बेटा पढ़ा तो होगा कि कार्बन का रॉड होता है उसके अंदर करके। सो दैट इज अ कार्बन, दैट इज ग्राफाइट। चलिए आपके पास में पेंसिल है, पेंसिल की लीड जो है वो क्या है? कार्बन ग्राफाइट है, कार्बन ग्राफाइट है। आप जो बेटा जो पेज आप जेरोक्स कराते हो, जेरोक्स की जो इंक है वो क्या है? ग्राफाइट है। वो क्या है? ग्राफाइट है। प्रिंटिंग मशीन में जो यूज होता है वो क्या है? ब्लैक ग्राफाइट है। तो ग्राफाइट तो जिधर भी देखे उधर ग्राफाइट ही ग्राफाइट है। समझ में आ रहा है ना? तो ये इजीली अवेलेबल है, इजीली क्या है? अवेलेबल है। ऐसे कहते हैं मोर अबंडेंस, मतलब उसका अबंडेंस अच्छा है, वो ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। ठीक है। सो पहली बात कि हमने कार्बन 12 को एज अ रेफरेंस क्यों यूज किया गया, तो उसका अबंडेंस अच्छा है। दे हैव मोर अबंडेंस, मोर अबंडेंस। इधर देख लीजिए आप, इसे ऐसे लिखते हैं, दैट इज मोर अबंडेंस, मोर अबंडेंस। इसका अबंडेंस क्या है? अच्छा है। अब दूसरी बात बेटा, इसके जो है टोटल 3 भाई बहन है। किसके? कार्बन के। आपके और मेरी बात नहीं हो रही बेटा, कार्बन के टोटल तीन भाई बहन है। पहला है कार्बन 12, पहला क्या है? कार्बन 12, दूसरा क्या है? कार्बन 13, और तीसरा क्या है? कार्बन 14। देखो इसे कहते हैं आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इसे? आइसोटोप। कार्बन के टोटल 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13, एक है कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इन्हें बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स। क्या बोलते हैं इन्हें? आइसोटोप्स। किसके आइसोटोप्स है बेटा ये? आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब मैंने बोला है कि कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स है, और इसमें सबसे ज्यादा तादाद में, सबसे ज्यादा क्वांटिटीज में पाया जाता है कार्बन 12। कौन पाया जाता है? कार्बन 12। तो कार्बन 12 का अबंडेंस कितना पता है आपको? 98% के आसपास है। कितना है? 98%। समझ में आ रहा है? कार्बन के 3 फॉर्म है, एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13, एक है कार्बन 14। तो कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कार्बन जो 13 है बेटा वो पाया जाता है अबाउट 1.1%, 1.1% या इससे भी कम पाया जाता है, ये 1.1%। और ये जो कार्बन 14 है ये तो रेयर है, ये तो बहुत रेयर है, इसका बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होता है, दैट इज 2 × 10 टू दी पावर -10 होता है, -10%, -10%। ये मिक्स हो गया क्या? चलिए इधर देखिए, टू दी पावर -10%, मतलब बहुत कम है। अरे देखो ना, 0.9 टाइम्स 0 बाद में 2%, इतना है वो। तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें? कार्बन 12। सबसे कम कौन है? कार्बन 14। कार्बन 14 सबसे कम है, और कार्बन 12 क्या है? सबसे ज्यादा है। तो मैंने बोला ना बेटा कार्बन 12 का अबंडेंस अच्छा है करके। कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना रे। पहला है कार्बन 12, देन है कार्बन 13, कार्बन 14। जो रेयरेस्ट होगा उसे रेफरेंस यूज करेंगे क्या हम? नहीं ना। जो जिसका परसेंटेज कंपोजिट, मतलब जिसका परसेंटेज ज्यादा पाया जाता है वो यूज करेंगे ना, इसलिए कार्बन 12 यूज किया जाएगा। और कार्बन 13, कार्बन 12, कार्बन 14, इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। क्या बोलेंगे इसे? आइसोटोप्स। कार्बन के टोटल कितने आइसोटोप्स है? ध्यान में रहेंगे 3, और उसमें का मोर अबंडेंस कौन सा है? कार्बन 12। कितने परसेंट है? 98%। कार्बन 13 1.1%, कार्बन 14 2 × 10 टू दी पावर -10%, इतना पाया जाता है। आ गया सबको समझ में? मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूं आपको, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि कार्बन 12 को रेफरेंस के तौर पे क्यों यूज किया गया। तो सबसे पहली बात कि उसका जो अबंडेंस था वो अच्छा था, इसलिए कार्बन 12 को यूज किया गया एज अ रेफरेंस। तो इस बात को मैं यहां से हटा देता हूं, क्योंकि ये तो बात इसमें की है। ठीक है। अब नेक्स्ट सीन क्या है? क्या एक ही बात से मान लेंगे कि कार्बन 12 का अबंडेंस अच्छा है तो यूज कर लेंगे इसे? नहीं ना। अरे एक ही रेफरेंस से हम मान लेंगे क्या कि कार्बन, बस एक ही बात देखेंगे क्या? एक ही खूबी देखेंगे क्या कार्बन की? बस एक खूबी ज्यादा पाया जाता है, कार्बन से ज्यादा तो एल्यूमिनियम सिलिकॉन पाए जाते हैं, आयरन पाए जाते हैं, फिर आयरन को रेफरेंस क्यों नहीं लिया? फिर समझ में आ रही ना बातें आपको? तो दूसरा देखिए, दूसरी वजह क्या थी कार्बन को यूज करने की एज अ रेफरेंस टू डिटरमाइन दी
एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। समझ में आ रहा है? देखो दूसरी बात ये थी बेटा, दूसरी बात ये थी, दे आर नॉट मोर रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। इधर देखिए बेटा, ना तो ये ज्यादा रिएक्टिव है ना तो बहुत कम रिएक्टिव है। इधर देख लीजिए, ना तो ये इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, मतलब ये दोनों के बीच में आता है। ना तो बहुत एकदम हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि फ्लोरीन देखोगे आप, एकदम से बेटा अगर किसी के साथ रिएक्शन कर दे तो धज्जियां उड़ा देता है। जैसा अगर मीथेन है, मीथेन के साथ में अगर फ्लोरीन की रिएक्शन करा देंगे आप, एकदम से धज्जियां उड़ जाएगी, एकदम एक्सप्लोजन हो जाएगा, रिएक्शन करने वाला बचेगा ही नहीं वहां पे। इतनी क्या होती है, एक्सप्लोजिव टाइप की क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। तो बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उन्हें रेफरेंस के तौर पे लेना क्या हो जाता है, खतरों से खेलना के बराबर हो जाता है। इसलिए बेटा खतरों के खिलाड़ी नहीं हम, हमें नहीं खेलना उनके साथ। तो इसलिए ये कार्बन को यूज किया गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं और बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव भी नहीं है, कि ऐसे नहीं कि फिर बस किसी के साथ बोलचाल ही नहीं, बातचीत ही नहीं करेगा, बस अपनी दुनिया में खोया, ख्यालों में खोया रहेगा। ऐसे भी नहीं होता, होते हैं ना रे, आप में भी देखो बेटा, कुछ लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं उनके हजारों फ्रेंड होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? अरे समझ में आ रहा है ना, किसी को फ्रेंड बनाना, बातचीत करना, किसी चीत करे बगैर उन्हें नहीं अच्छा नहीं लगता, तो किसी से भी जो मिला उसके साथ में बातचीत करते रहते। ऐसे लोग तो देखे होंगे ना आपने, देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे? तो बेटा उनके हजारों फ्रेंड रहते हैं, तो उसे हम बोल रहे हैं कि मोर रिएक्टिव। क्या बोलेंगे? मोर रिएक्टिव। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या है, किसी के साथ बात ही नहीं करना चाहते, चुपचाप अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। समझ में आ रही ना बातें? हाँ, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना, ठीक है, अपने ऊपर देखो क्या है। मैं तो ये बता रहा कि ये ऐसा ऐसा करके, ऐसा नहीं करना है बेटा। तो कार्बन ऐसा नहीं है, कार्बन ना तो मोर रिएक्टिव है ना तो बेटा क्या है, लेस रिएक्टिव है। समझ में आ रही ना बातें? ऐसा नहीं है कि कार्बन को यहां पे रख दिया हमने, कार्बन ग्राफाइट, तो मॉइस्चर के साथ में, एयर के साथ में रिएक्शन कर लेगा और फायर कैच कर लेगा, आग लग जाएगी यहाँ पे। ऐसे नहीं होगा। समझ में आ रही ना बातें आपको? या ऐसा नहीं होगा कि किसी के साथ में रिएक्शन ही नहीं करेगा। इस वजह से कार्बन को हमने रेफरेंस के तौर पे यूज किया है। ना तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है ना तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। समझ में आ रहा है? ये बेटा एक मतलब एक कंडीशंस पे, पर्टिकुलर कंडीशंस, टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। इस वजह से भी बेटा इसको क्या यूज किया गया, एज अ रेफरेंस, एज अ रेफरेंस। दो बातें समझ में आ गई, दो ही वजह है बेटा। इन दो ही वजह से क्या होता है, कार्बन को आप रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। पहली वजह क्या है, इसका एबंडेंस अच्छा है। दूसरी वजह यह है कि ये ना तो मोर रिएक्टिव है ना तो लेस रिएक्टिव है। इस वजह से कार्बन को हम क्या करेंगे बेटा, रेफरेंस की तरह यूज करेंगे टू डिटरमाइन दी एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। अरे समझ में आया है नहीं आया कि लिख के दूं यहां पे? इधर देखो बेटा, लिख के देता हूं। हेंस इन्हीं दो वजह से, हेंस कार्बन 12, बेटा कार्बन 12 ही यूज करते हैं। हेंस कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम, ये 12 का मतलब उसका आइसोटोप सही है। कार्बन 12 एटम यूज एज रेफरेंस एलिमेंट। विच एलिमेंट? रेफरेंस एलिमेंट, रेफरेंस एलिमेंट टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे आप? बोलो बेटा, एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। अरे समझ में आया है नहीं आया? मैंने क्या बोला आपको कि हमने कार्बन, हाइड्रोजन को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन क्या है बेटा? गैस है। वो जनरली क्या करता है, किसी के साथ में भी अगर आपने एयर में रिएक्शन करा दी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की, तो रिएक्शन कर देता है। वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल भी नहीं होता है और ज्यादा अनस्टेबल भी नहीं होता है, दोनों के बीच में आती है इसकी रिएक्टिविटी। और दूसरी बात, इसका अबंडेंस अच्छा है। हाइड्रोजन से ज्यादा तो अबंडेंस है ही इसका। हाइड्रोजन एनवायरमेंट में कम पाया जाता है लेकिन कार्बन उसके ज्यादा पाया जाता है। और दूसरी बात, ये स्टेबल भी है। ये क्या है? स्टेबल भी है। इन्हीं दो वजह से बेटा कार्बन को हम, कार्बन 12 को यूज करते हैं एज अ रेफरेंस एलिमेंट टू डिटरमाइन दी एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब हम हाइड्रोजन को यूज नहीं करेंगे एज अ रेफरेंस एलिमेंट टू डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट, अब यूज करेंगे कार्बन 12 को। मतलब अब जितने भी एटम्स है या जितने भी एलिमेंट है, उनका जो एटॉमिक मास है वो किसके रेफरेंस लेके लिया गया है? कार्बन 12 का रेफरेंस लेके गया। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं ना बेटा, समझ में आई ना बात? मैं देखो एक एक बात बता रहा हूं आपको। देखो एटॉमिक वेट जो है किसी भी एलिमेंट का लेना है तो वो एएमयू में लेना है या किस में लेना है? ग्राम में। ये कल बात करेंगे हम कि एएमयू में लेंगे तो क्या होगा और ग्राम में लेंगे तो क्या होगा।
लेकिन मैं सबसे पहले जो कुछ स्टोरी थी बेटा, जो बातें थी वो बता रहा हूं आपको कि क्या हुआ था। सबसे पहले जो है एटम का एटॉमिक वेट जो है बेटा हाइड्रोजन का रेफरेंस लेके निकाला गया था, लेकिन हाइड्रोजन का अबंडेंस कम होने की वजह से, कुछ खामियां होने की वजह से, कमी, खामियां मतलब क्या होता है, कमी, कोई कमतरता थी उसमें, इस वजह से हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया गया। अब हाइड्रोजन के अलावा अब रिसेंटली 1961 के बाद क्या करते हैं, किसका लेते हैं, कार्बन 12 को लिया गया रेफरेंस, और बाद में देखा भी गया कि कार्बन 12 का जब रेफरेंस लिया गया तो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास है वो एक्यूरेट आया बेटा, क्योंकि अभी तो हम एटॉमिक मास देख सकते हैं ना, गिन सकते हैं ना मास स्पेक्ट्रोमीटर से। समझ में आ रही ना बात। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, छोटे से छोटी चीज का आप मास ले सकते हो, उसे कहते हैं बेटा मास स्पेक्ट्रोमीटर। समझ में आ रही बात है आपको, क्लियर है, आ रहा है सबको समझ में। तो अब कार्बन 12 को ही रेफरेंस के तौर पे यूज क्यों किया गया, तो ये बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कार्बन 12 का अबंडेंस अच्छा है। दूसरी बात, कार्बन के 3 भाई बहन है, एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13 और एक है कार्बन 14। सबसे ज्यादा कौन पाया जाता है, कार्बन 12, कार्बन 12। तो बेटा वो कार्बन 13 में से, कार्बन 12 में से, कार्बन 14 में से सिर्फ हम कार्बन 12 यूज करेंगे एज अ रेफरेंस, क्लियर है। और दूसरी बात, ना तो ये मोर रिएक्टिव है ना तो लेस रिएक्टिव, ना तो मोर रिएक्टिव है ना तो लेस रिएक्टिव, इसलिए बेटा हमने क्या किया गया, कार्बन 12 एटम को यूज किया गया एज अ रेफरेंस एलिमेंट टू डिटरमाइन दी एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट। इसके आगे की बात कल करेंगे कि अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, और 12 AMU ऑफ कार्बन लेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। अरे आ रहा है सबको समझ में, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट।